ठीक है, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है 3 डायमेंशनल इमेज रिकंस्ट्रक्शन फॉर सीटी एंड पेट के लिए, राइट। और ये ना, यदि मान लो कि आप ये देखोगे कि 3 डायमेंशनल इमेज रिकंस्ट्रक्शन फॉर सीटी एंड पेट टॉपिक जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब स्पेशली इस पे बुक्स हैं, करेक्ट, कई बुक्स लिखे गए हैं। तो हम लोग ना ओवरव्यू जस्ट देखेंगे और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर बुक एडॉप्ट किया है, राइट। और वो ये बुक है 3D इमेज रिकंस्ट्रक्शंस फॉर सीटी एंड पेट, ए प्रैक्टिकल गाइड विथ पाइथन। किसी ने पाइथन की बुक है जिसमें एग्जाम्पल जो लिया है वो 3D इमेज रिकंस्ट्रक्शंस का लिया हुआ है। तो जो लोग पाइथन सीखना चाहते हैं या जिनको पाइथन आता है उनके लिए इजी हो जाएगा इस बुक को एक बार समझने के बाद उससे एक्सपेरिमेंट करके इमेज रिकंस्ट्रक्शंस की अंडरस्टैंडिंग जो है, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, राइट। सो मैंने जो भी मटेरियल जो लिया है वो इस लेक्चर के लिए इसी बुक से लिया हुआ है, राइट। और इस बुक में ना हमारे समझ से 4 या 5 चैप्टर्स हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली कुछ चीज़ें जो हैं, बेसिक नोटेशंस चाहिए जो इस बुक में जहाँ पे यूज हो रही हैं, या कुछ छोटे मोटे जो फंडामेंटल्स जो चाहिए, वो फंडामेंटल चीज़ों का डिस्कशन जो है वो फर्स्ट चैप्टर में है। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले हम डिस्क्लेमर पे आते हैं। बट द कंटेंट ऑफ द बुक इज टेकन एज इट इज so that the author's word should not be misinterpreted। और स्टूडेंट जो है वो अपने से जज कर सकता है कि भाई हम जो कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, यदि मान लो कि उसमें कोई त्रुटि रह जाए, कोई एरर हो जाए, तो दे कैन जस्ट सी एंड अंडरस्टैंड, या मतलब उसको ना जज करके ना कि भाई ये यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस हो गई उनसे, नहीं, तो they can correct, they can go and read to the books and they will develop much more understanding। But definitely कि whatever I have understood, right, I will explain in my words, ताकि एक बार उनको स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट हो ही जाए थोड़ा बहुत, एटलीस्ट उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए। सो इट इज जस्ट ऑल द कंटेंट जो है इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने जो कुछ भी कंटेंट लिया है उनकी बेनिफिट्स के लिए लिया है, राइट। सो लेट्स, तो चैप्टर 1 जो है इसका प्रिलिमिनरी नोशंस करके चैप्टर है, और उस चैप्टर से बुक शुरू होता है। द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर इज अगेन, और दिस चैप्टर इज, आई कैन जस्ट से, is to provide a concise list of most important theoretical and practical elements involved in CT and PET reconstruction। मतलब इस चैप्टर का मेन पर्पस और इस लेक्चर का मेन पर्पस क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एलिमेंट्स हैं जो सीटी और पेट इमेज रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना, राइट। ये लिस्ट जो भी हम लोग यूज करेंगे वो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही होगा, राइट। सो फर्स्ट, इमेज रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोजेक्शन, राइट। द पर्पस ऑफ इमेज रिकंस्ट्रक्शन, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इमेज रिकंस्ट्रक्शन? गिवन ए अननोन फंक्शन f describing the spatiotemporal distribution of some chemical physical property of a patient or object under examination and a set of projections of f, right। ये गिवन है दो चीज। मतलब देखो, जब भी हम पेशेंट, जो न्यूक्लियर मेडिसिन में जो कुछ भी हम लोग यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल जो भी बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है
वो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि वो फिजिकली अलग अलग पॉइंट पे लोकेटेड है। तो 3 डायमेंशनल जब तुम स्पेस बनाओगे 3D का, तो वो कहीं ना कहीं रेडियो फार्मास्यूटिकल का एक पोजीशन आएगा जिसका XYZ कोऑर्डिनेट होगा अपटेक का, करेक्ट। तो एक तो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा स्पेशियो टेम्पोरल। क्यों बोल रहे हैं दोनों चीज टेम्पोरल? क्योंकि वो एक्टिविटी जो है रेडियो फार्मास्यूटिकल वो मूव भी कर रहा है वन प्लेस से अनदर प्लेस पर, या उसको टाइम के हिसाब से डिके भी करता है। जैसे मान लो डायनेमिक स्कैन लोगे जब तुम, तो उस केस में क्या है कि एक्टिविटी जो है बड़ी तेजी से मूव कर रही है फिजिकली, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका कोऑर्डिनेट भी मूव कर रहा है जब डायनेमिक होता है तो। और नहीं तो स्पेस में एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी रेडियो फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे अपटेक ज़्यादा है कहीं पे कम है, राइट। और वो एक्टिविटी जो है धीरे धीरे डिके भी हो रही है, करेक्ट। तो उसको बोल रहे हैं कि इफ इट इज ए फंक्शन ऑफ, मतलब उसको एक फंक्शन मान लेते हैं, इट इज गिवन है कि ये फंक्शन ऑफ सम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है। वो फिजियोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ही है जिसके बेसिस पे वो एक्टिविटी डिके हो रही है या बॉडी के अंदर मूव हो रही है, अपटेक हो रहा है कहीं पे नहीं हो रहा, राइट। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है, राइट, क्लियर। गिवन वही लिखा है, गिवन अननोन फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन क्या है वो नहीं पता हमें। अननोन फंक्शन डिस्क्राइब क्या करता है, लेकिन स्पेटियो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पेशेंट और ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन क्यों बोला? फैंटम, फैंटम फिक्स्ड है, पेशेंट अलग है। एंड ए सेट ऑफ प्रोजेक्शंस P ऑफ F, मतलब ये जो अननोन फंक्शन है कि जिसके रेस्पेक्ट में वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यदि नोन फंक्शन मुझे पता होता है तो मैं बता सकता हूं कि इस पॉइंट पे इस समय पे इतनी एक्टिविटी है, लेकिन वो फंक्शन मुझे पता नहीं है। कोई भी एक फंक्शन है तो XYZ का वैल्यू डालोगे तो उसका वैल्यूज निकल जाएगा, करेक्ट ना, राइट। लेकिन हमें फंक्शन पता नहीं है, और दूसरा क्या जो दिया गया है वो है सेट P ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ F, मतलब कि कुछ जैसे स्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं या पेट में, दोनों ही केस में देख लो कि स्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे स्कैनर जो है, जो हेड जो है डिटेक्टर हेड, वो वेट करता है और डेटा एक्वायर करता है, फिर वो दूसरे पे चला जाता है, राइट, फिर तीसरे एंगल पे जाता है। तो हर एक एंगल पे जो रुक करके जो डेटा एक्वायर कर रहा है उसको एक प्रोजेक्शन बोलते हैं, राइट। तो यही बोला है सेट P ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब P प्रोजेक्शन है, उसका नंबर ले लिया P, आर्बिट्रेरी कोई नंबर हो सकता है, कोई 5 प्रोजेक्शन लेगा, कोई 2 लेगा, कोई 20 लेगा, कोई 6 लेगा, डिपेंड करता है। तो P का P जो है वो वेरिएबल है, कितने एंगल पे, जितने एंगल पे लेगा वो P का वैल्यू हो जाएगा। जैसे 10 एंगल पे लिया तो P का वैल्यू 10 हो जाएगा, 10 प्रोजेक्शन ऑफ F, राइट। तो आपके पास दिया हुआ है सेट P ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ F। यदि ये दो चीज पता है, अननोन फंक्शन और उसी फंक्शन का प्रोजेक्शन, 5 या 10 प्रोजेक्शंस है, तो हमें क्या करना है, द पर्पस ऑफ इमेज रिकंस्ट्रक्शन क्या है, इज टू रिकवर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ F फ्रॉम P। मतलब वो सेट ऑफ प्रोजेक्शंस जो है, जो इमेज जो है, उससे F को निकाल देना, मतलब कहाँ कहाँ पे एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चीज पता कर लेना, ये इमेज रिकंस्ट्रक्शन का गोल है, पर्पस है। इज इट क्लियर कि डाउट है? समझ में आ रहा है बात? है ओके। दिस प्रॉब्लम इज रेफर्ड टू एज एन इनवर्स प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? इनवर्स प्रॉब्लम बोला जाता है। इन which the final goal is to retrieve an unknown input data back from the result of output of a physical measurement performed on it। मतलब इनपुट डेटा रिकवर करना है, जैसे पेशेंट के एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो रिकवर करना है बाई किस चीज से, जो एक इमेज उसका हमने बाहर से लिया हुआ उसको देख करके, मतलब रिजल्ट हो गया। देखो, रिट्रीव अननोन इनपुट डेटा फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट ऑफ फिजिकल मेजरमेंट। तो फिजिकली हमने मेजर किया ना,
तब जाके एक इमेज बना। तो वो फिजिकल मेजरमेंट जो एक इमेज का जो है, उससे इनपुट डेटा कैसा था, मतलब पेशेंट के अंदर में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता करना, इसलिए वो इन्वर्स है, इन्वर्स प्रॉब्लम है, उल्टा पता कर रहे हैं। ऐसा नहीं, फॉरवर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि कोई चीज आप डायरेक्ट उसको कोई ऑपरेटर लगाते हो तो रिजल्ट मिलता है, वो फंक्शन पता होता है आपको वहां पे, राइट, वो आप लगाते हो, कोई चीज आप अप्लाई करोगे तो एक रिजल्ट आएगा। इन्वर्स में रिजल्ट आ चुका, इनपुट कैसा है वो एस्टिमेट करना। ठीक है, आगे चलूं? ठीक है। सो इन द डोमेन ऑफ टोमोग्राफिक इमेजिंग, the corresponding forward problem is precisely the process of acquiring projection data, right? Process of acquiring the projection data is a forward problem. समझ गए? करेक्ट, बाय मीन्स ऑफ ए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट। तो जो प्रोजेक्शन डेटा जो एक्वायर कर रहे हैं वो फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, और प्रोजेक्शन डेटा से हाँ इनपुट पता कर लेना रिवर्स इनवर्स प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे चले। इवन दो एनी फॉरवर्ड प्रॉब्लम हैज ए डेफिनिट सॉल्यूशन, हर फॉरवर्ड प्रॉब्लम का एक डेफिनिट सॉल्यूशन होता है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर इनवर्स प्रॉब्लम, लेकिन इनवर्स प्रॉब्लम के लिए ट्रू नहीं होता। दैट इज several possible images are compatible with a given set of projection measurement। मतलब कि जो प्रोजेक्शन मेजरमेंट जो आ रहा है, जैसे मान लो कि एक एंगल पे या उसके मल्टीपल जो प्रोजेक्शंस जो ले रहे हो, राइट, वो कई ऐसे इनपुट डेटा बन सकते हैं, राइट। एक तरह के बनाया एक इनपुट डेटा, मतलब distribution of the like radiopharmaceutical in the body, right, और उसका सेट ऑफ प्रोजेक्शंस लोगे, करेक्ट। अब क्या करो कि दूसरी बार में ये इनपुट डेटा को चेंज कर दो, उसका पोजीशन चेंज कर दो, राइट, और फिर सेट ऑफ प्रोजेक्शन लो। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ही केस में सेट ऑफ प्रोजेक्शंस बिल्कुल सेम हो, लेकिन इनपुट डेटा बिल्कुल अलग अलग है। मतलब कि A set of projection जो बोल रहा है that is several possible images, मतलब input images possible हैं, right, with a given set of projections data, मतलब उसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं बेसिकली। तो इस हाँ मतलब कई इनपुट जो होंगे वो चेंज, एक इनपुट चेंज करने पे भी जो आपको प्रोजेक्शन डेटा जो मिल रहा है वो सेम ही मिल रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, यूनिक इनपुट डेटा नहीं बनेगा, इसलिए दिक्कत है इनवर्स प्रॉब्लम में। इसलिए बोला है कि इवन दो एनी फॉरवर्ड प्रॉब्लम हैज ए डेफिनेट सॉल्यूशन, दिस इज नॉट ट्रू फॉर इनवर्स प्रॉब्लम। हेंस इमेज रिकंस्ट्रक्शन इज रेफर्ड टू एन एज एन इल पोज्ड इनवर्स प्रॉब्लम। यदि बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन होता तो उसको इल पोज्ड इनवर्स प्रॉब्लम नहीं बोलते। तो वैसे भी एक लाइन यदि चाहे आदमी तो यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए तैयारी कर सकता है, करेक्ट। नहीं तो सब चीज समझने की बातें हैं कि भाई आपने ये बात समझा है कि नहीं समझा है। यदि आपने इतना मेहनत नहीं किया, आपने चीजें नहीं समझे, तो वैसे भी आप आंसर नहीं कर पाएंगे, राइट। आगे चले। गुड। फैमिलीज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मेथड्स। रिकंस्ट्रक्शन मेथड्स इन टोमोग्राफिक इमेज कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू फैमिलीज, राइट। एक एनालिटिकल रिकंस्ट्रक्शन मेथड्स एंड दूसरा मेथड जो है वो इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन मेथड है। तो सारे जितने भी इमेज रिकंस्ट्रक्शन मेथड जो हैं जो टोमोग्राफिक इमेजिंग में यूज होते हैं, उसको दो ग्रुप में क्लासिफाई करा जा सकता है। पहला ग्रुप क्या है, एनालिटिकल रिकंस्ट्रक्शन मेथड है, और दूसरा जो है वो इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन मेथड है। एनालिटिकल मेथड्स treat both images and projections as continuous function। क्या एनालिटिकल मेथड क्या बोलता है कि इमेज भी कंटिन्यूअस है और प्रोजेक्शंस भी कंटिन्यूअस है, इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट। द प्रोसेस ऑफ इमेज एक्विजिशन इज आइडियली
represented as a linear and continuous operator acting on the space of object function representing the patient or object under the examination. मतलब वो क्या बोल रहे कि एनालिटिकल फंक्शन जो है वो इमेज को और प्रोजेक्शन को, जो प्रोजेक्शन इमेज बन रहा है, इमेज और उसका प्रोजेक्शन दोनों को ही वो क्या मान रहा है, एज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एस्यूम करता है। तो जो इमेज एक्विजिशन जो है, क्योंकि वो फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, हमें तो इमेज एक्वायर करना है, और इसमें इमेज एक्विजिशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लोग कि लीनियर एंड कंटिन्यूअस ऑपरेटर है। मतलब एक लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि यदि a प्लस बी है, राइट, और एक ऑपरेटर लगाओगे तो उसका आएगा f ऑफ a प्लस f ऑफ b। समझे, लीनियर ऑपरेटर का मतलब ये होता है। या उसको यदि तुम एक टर्म से मल्टीप्लाई करो, यदि 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी वैल्यू जो होगा वहां पे वो 5 से सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट स्केलर फंक्शन से जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसी से वो शिफ्ट हो जाएगा, उसी से वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये बोला कि लीनियर है एंड कंटिन्यूअस ऑपरेटर है। कंटिन्यूअस ऑपरेटर मतलब वो कंटिन्यूअस फंक्शन वाला है, जो आउटपुट जो आएगा, राइट, वो आपका कंटिन्यूअस आएगा, या वो ऑपरेटर जो कंटिन्यूअस फंक्शन पे ऑपरेट कर सकता हो, राइट। आप समझ रहे हैं, कंटिन्यूअस ऑपरेटर है किसके लिए, एक्टिंग ऑन, किस चीज पे काम कर रहा है, लीनियर और कंटिन्यूअस ऑपरेटर ऑन स्पेस ऑफ ऑब्जेक्ट फंक्शन। बताया था कि स्पेस का वो फंक्शन है जो डिस्ट्रीब्यूशन में बोला था ना, एफ एक फंक्शन है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो ये दोनों ऑपरेटर जो है, लीनियर और कंटिन्यूअस ऑपरेटर, उसी फंक्शन पे, स्पेस ऑफ ऑब्जेक्ट फंक्शन पे ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। और जो स्पेस ऑफ ऑब्जेक्ट फंक्शन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन जिसका हम इमेज एक्वायर कर रहे हैं या जिसकी स्टडी कर रहे हैं। इज इट ओके? सो इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, एनालिटिकल मेथड्स जो है वो इमेज और प्रोजेक्शंस डेटा को दोनों को ही कंटिन्यूअस फंक्शंस की तरह ट्रीट करता है, राइट, ठीक है। और इमेज एक्विजिशन जो है वो लीनियर और कंटिन्यूअस ऑपरेटर जो है उस स्पेस फंक्शन पे एक्ट करता है, तो एक आउटपुट क्रिएट करता है जिससे वो उसको इमेज बन जाएगा। Now, hence the acquisition process gives rise to an integral transform of a known function describing the patient, right। अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा समझना, अब देखो यहाँ पे देखो हमने क्या दिखाया कि ये मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, और एक्टिविटी जो है, जो एक्स जो लिखा है मैंने, वो वहां पे एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे डिटेक्टर का पोजीशन है, जो डिटेक्टर जो है इस एक्टिविटी को देख रहा है, और मान लो कि ये कॉलीमीटर का होल है जिससे होकर के सारी एक्टिविटी जो है यहाँ पे दिखेगी, इसी से होकर के सारे गामा फोटोन्स इधर की तरफ ट्रेवल करेंगे, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए टोटल काउंट हियर, करेक्ट। तो क्या होगा, ये हर पॉइंट पे, इस लाइन पे जो एक्टिविटी होगी सबका जोड़ ही तो आएगा यहाँ पे, सम। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है, देखो, the acquisition process gives rise to an integral transform of a known function describing the patient। मतलब ये एक अननोन फंक्शन है जिसका सबका जोड़, इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन मतलब जोड़, कंटिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा, और डिस्क्रीट फंक्शन का समेशन होता है, राइट, करेक्ट। तो ये बोल रहा है, वही बोल रहा है, एक्विजिशन प्रोसेस गिव्स राइज टू एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ नोन फंक्शन डिस्क्राइबिंग द पेशेंट। उस केस में इमेज रिकंस्ट्रक्शन मस्ट बी कैरिड आउट बाय इन्वर्टिंग सच एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू आ गया। अब जो कुछ भी यहाँ पे आया है, यदि इमेज रिकंस्ट्रक्ट करना है तो मुझे इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि इस लाइन पे हर पॉइंट पे कहाँ कहाँ कितनी कितनी एक्टिविटी थी वो मुझे पता चल जाए। फाइन। नाउ द डिस्क्रीट नेचर ऑफ प्रोजेक्शन डेटा एंड रिकंस्ट्रक्टेड इमेज in digital form
is taken into account only at the very final stage of image reconstructions, when a closed analytical inversion formula has been derived starting from the continuous assumptions. इसका मतलब क्या है? ये क्या बोल रहा है कि जितने एनालिटिकल मेथड्स जो हैं, राइट, वो उनका डेरिवेशन और वो कैसे पर्टिकुलर चीजों को सॉल्व करके, जैसे वो बताया ना कि यहाँ पे इंटीग्रल कंटिन्यूअस मान के चला, राइट, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन आया तो बोला ना यहाँ पे कि उसको इन्वर्ट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सारे एजम्पशंस जो एनालिटिकल वाले में हैं वो सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस करके हैं, स्टार्ट वहीं से होता है और लास्ट में जा करके, लास्ट जब फाइनल स्टेप में आएंगे तब हम ये मानेंगे कि लेकिन एक्चुअली में तो सॉल्यूशन आ जाएगा उससे, कंटिन्यूअस फंक्शन मान करके मैथमेटिकल थ्योरेटिकल सॉल्यूशंस तो आ जाएगा। लेकिन केस अब क्या होगा कि लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है कि जो डिजिटल इमेज जो होता है वो क्या होता है कि वो अलग अलग पिक्सल पे होता है, तो बीच में तो वैल्यू नहीं होता, पिक्सल में होता है ना, तो डिस्क्रीट हो गया। और प्रोजेक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं होता, प्रोजेक्शन भी अलग अलग एंगल पे लेते हैं, तो अलग अलग एंगल पे लेंगे और ये भी यदि डिस्क्रीट होगा तो रिजल्ट कैसा होगा वहां पे जाके कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब सारा थ्योरी कंटिन्यूअस पे डेवलप होता है, जब फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है तो उसी को डिस्क्रिटाइज करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द वे, दैट्स व्हाट एनालिटिकल फंक्शंस और एनालिटिकल इमेज रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक वर्क्स। इज इट ओके? फाइन। हाँ, आगे चलो, यहां तक की बात तो कुछ तो समझ में आई ना, आगे चलते हैं। अब इटरेटिव की बात। इटरेटिव एल्गोरिथम्स आर instead based on the assumption that both images and projection data are discrete। से देखो क्या डिफरेंस है एनालिटिकल में और इटरेटिव में। एनालिटिकल में फंक्शन बोथ इमेज और प्रोजेक्शन डेटा को कंटिन्यूअस मान रहा है, जबकि यहाँ पे इटरेटिव एल्गोरिथम में दोनों को, बोथ इमेज और प्रोजेक्शन डेटा को डिस्क्रीट मान रहा है। ये एक डिफरेंस आपको पता चला? वेरी नाइस। इन दिस व्यू द फॉरवर्ड प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्शन डेटा एक्विजिशंस कैन बी कन्वीनियंटली सेट इन द फॉर्म ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यदि डिस्क्रीट मानेंगे जब हम क्या, इमेज को भी और प्रोजेक्शन डेटा को भी, तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रोजेक्शन डेटा को वो कैसे फॉर्म कर दे, वी कैन सेट इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। जैसे अभी मैं फिर से बताता हूं, देखो यहां पे ये लाइन जो लिखा था, ये देखो कि फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस डेटा एक्विजिशंस कैन बी कन्वीनियंटली सेट इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें हमने क्या बनाया, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये जो पेशेंट है जहां से एक्टिविटी इमिट हो रही है, तो इसको हमने क्या किया, मैट्रिक्स में डिस्क्रीट एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, रोज ऑन कॉलम्स को काट दिया, तो एक एक डिस्क्रीट एलिमेंट से ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, राइट। अब यहाँ पे ये प्रोजेक्शन डेटा आ रहा है, तो ये लाइन जो दिख रही है, इस लाइन का इमेज टोटल सम इस पे आएगा, इस लाइन का टोटल सम यहाँ पे आएगा, इस लाइन का टोटल सम यहाँ पे आएगा, एंड सो ऑन, करेक्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं, मान लो कि यहाँ पे एक्टिविटी x1 है, कोई वैल्यू है, यहाँ पे एक्टिविटी x2 है, यहाँ पे एक्टिविटी x3 है, राइट, प्लस डैश डैश अप टू xn। यदि मान लो कि ये 256 इंटू 256 का होता है, तो i विल वेरी फ्रॉम 1 to 256, राइट। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn इज इक्वल टू y, क्योंकि इसी का सम आएगा, तो ऐसे करके ये y1 बन जाएगा, y2 y3 करके लाइन बन जाएगा, तो ये इतने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन जाएंगे। तो यही बात लिख रहा है कि इट कैन बी सेट इन द फॉर्म ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस समथिंग, और हर x1 x2 तो x3 का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, तो बना तो लीनियर इक्वेशन है, करेक्ट, फाइन। नाउ सच solving such a system of equation is not a trivial task। मतलब इतना आसान नहीं है। क्यों?
in real life situations given that both the number of unknown voxel, मतलब हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा ना हर की एक्टिविटी। तो मान लो कि यदि 256 इंटू 256 का है या 65 इंटू 65 का, मतलब 256 इंटू 256 का है, तो यदि तुम मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 65,536 पिक्सल्स। इतने अननोन हो जाएंगे, तो इतने सारे इक्वेशन चाहिए ना, जितने अननोन उतने इक्वेशन चाहिए, वो सारे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाके निकलेगा, राइट। तो यही बोल रहे हैं कि इतने अननोन वॉक्सेल और नंबर ऑफ इक्वेशंस जो कहां से बन रहा है, प्रोजेक्शन से बन रहा है, राइट। वो जो इक्वेशन, क्योंकि ये तो एक प्रोजेक्शन से इतना इक्वेशन बनेगा और फिर दूसरे प्रोजेक्शंस में भी फिर उतना इक्वेशन बनेगा, करेक्ट। तो ये क्या होगा, इट विल गो बियॉन्ड सेवरल मिलियंस और बिलियंस ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच वी नीड टू एस्टिमेट, करेक्ट। इतना बात तो समझ में आ गई, राइट। आगे चलूं, गुड गुड गर्ल, ठीक है। हेंस ए जनरलाइज्ड inversion of system of equation is solved by means of iterative technique। इसलिए वो लीनियर इक्वेशंस जो बनता है उसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि हम लोग उसको इटरेटिव टेक्निक से उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इवन दो these methods are more computationally intensive as compared to analytical one, मतलब इटरेटिव टेक्निक से एस्टिमेट करना, राइट, डिफिकल्ट है कंपेयर टू एनालिटिकल। फिर भी एनालिटिकल में सिर्फ टाइम ज्यादा लग रहा, राइट। और यहाँ पे ये कंप्यूटेशनली, ये भी इटरेशन भी, इटरेटिव मेथड भी यूज करोगे तभी भी टाइम भी लगेगा और आपका कंप्यूटेशनल, मतलब जो कंप्यूटेशनली इंटेंसिव का मतलब होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे टू सॉल्व इट आउट, right. To analytical one, as compared to analytical one, they can lead to improved performance over analytical method। लेकिन इसका फायदा क्या है कि जो सॉल्यूशन जो ये प्रोवाइड करता है वो बेटर देन एनालिटिकल मेथड देता है। एनालिटिकल मेथड में एरर आएगा लेकिन इसमें कम एरर हो सकता है, राइट। एज क्यों, एज दे ऑफर chance to model accurately the physics of signal generation and detection। मतलब कि ये स्कैटर हुआ था, एटेन्यूएशन हुआ था, डिटेक्टर से कितनी दूर पे था, ये सारी चीज को मॉडल कर सकते हैं इटरेटिव टेक्निक में, जो एनालिटिकल में पॉसिबल नहीं था। तो मॉडल कर सकते हैं। मॉडल करने का मतलब क्या है कि यदि मान लो कि इस पिक्सल पे इतना काउंट आया और डिटेक्टर इतना दूर पे था, तो पास में आता तो कितना होता, हम वहीं पे अप्लाई करके उसके अंदर डाल करके तब जाके सॉल्व कर सकते हैं। पार्शियल वॉल्यूम करेक्शंस करना है तो उसमें कर सकते हैं, स्कैटर करेक्शंस करना है, सारे पैरामीटर जितने तरह के करेक्शंस करते हैं वो यहाँ पे मॉडल करने, एक्यूरेटली मॉडल करने की फैसिलिटी और उसको इनकॉर्पोरेट करने की फैसिलिटी इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में है। दैट्स व्हाट इट राइट्स, ठीक है। हेंस ए जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ the system of equation is solved by means of iterative reconstruction techniques, even though these methods, means iterative reconstruction techniques, are more computationally intensive as compared to analytical ones. They can lead to improved performance over analytical methods as they offer chance to model accurately the physics of signal generation and detection. Fine, good. Moreover, they can be easily adapted to different geometry without major modification, ठीक है। We can further divide, देखो बोल रहा है कि different geometry, जैसे मतलब जैसे जब एस्पेक्ट करते हो तो उसमें पैरेलल कोलिमेटर यूज करते हो, राइट। तो डिटेक्टर जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, राइट, लेकिन सीटी में कर्व्ड है, पेट में कर्व्ड है। तो कर्व्ड के लिए क्या होगा, ज्योमेट्री डिफरेंट हो गई ना। तो ये बात बोल रहे हैं, दे कैन इजिली बी अडॉप्टेड टू डिफरेंट ज्योमेट्री विदाउट मॉडिफिकेशन।
मतलब बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ा और आराम से ज्योमेट्री को भी इनकाउंटर कर मतलब रख सकते हो उसमें इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, राइट। इसलिए वो प्रेफर्ड होता है। वी कैन फर्दर डिवाइड द इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शंस इनटू टू सब कैटेगरीज। इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शंस में भी दो कैटेगरीज है। कौन? एक अलजेब्राइक इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक है और दूसरे स्टैटिस्टिकल इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक है। तो यहां पर भी दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। अलजेब्राइक एल्गोरिथम जो है अगेन इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन का ही है। अलजेब्राइक एल्गोरिथम मॉडल द रिकंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम एज ए नॉइजलेस लीनियर सिस्टम। मतलब वो ये क्या एज्यूम करता है, जब इसका जो मैथमेटिक्स जो डेवलप जो है अलजेब्राइक इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक का, उसमें ये एज्यूम करता है कि उसमें कोई नॉइज नहीं है, डेटा में कोई नॉइज नहीं है एंड सिस्टम जो है वो लीनियरली बिहेव कर रहा है। व्हाट डज इट मीन वो बाद में बताते हैं, देखेंगे। लीनियर का मतलब होता है स्टेशनरी, कई ऐसे टर्म्स आते हैं, लेकिन जहां पे आएगा वहीं पे क्लियर करेंगे। अभी हम यहीं पे इतने ही रखते हैं कि वो एस्यूम क्या करता है, नॉइजलेस लीनियर सिस्टम को एस्यूम करता है। Thus, neglecting the intrinsic stochastic nature of radiation generation and detection। मतलब जो रेडिएशन का जो stochastic नेचर है क्या, कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो अभी एक मिनट के लिए जो काउंट किया, नेक्स्ट एक दूसरे मिनट पे काउंट करोगे तो सेम नहीं आएगा। वो मानता है कि सब जगह सेम ही आएगा, उसको नेग्लेक्ट कर देता है। यही है stochastic नेचर ऑफ रेडिएशन जनरेशन एंड डिटेक्शन। एक तो जनरेशन है कि जो इमिट हो रहा है वो रैंडम है, और डिटेक्ट भी होएगा, और डिटेक्शन प्रोसेस में भी रैंडम होता है। आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल पे जो फोटोन जो इम्पिंज होते हैं, वो फोटोन से जो लाइट निकलता है वो एक तो वहां पर भी स्कैटरिंग होती है, पेंट्रेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें, तो हर बार में सेम अमाउंट ऑफ लाइट नहीं निकलता। जो लाइट जो निकलता है उसमें फ्लक्चुएशंस होता है, फिर पीएम ट्यूब में जाकर के फ्लक्चुएशंस होता है। तो देयर आर मेनी डिटेक्शन प्रोसेस में भी बहुत सारे रैंडमनेस इन्वॉल्व है, जिसको वो कंसिडर नहीं करता। दिस इज यूजुअली नॉट ए लिमिट when statistical fluctuations are negligible with respect to the detector signal, for example in regular dose CT। मतलब बोलता है कि ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं है बहुत बड़ा, यदि मान लो कि बहुत अच्छा फोटोन स्टैटिस्टिक्स मिल रहा है तो। जैसे जो डायग्नोस्टिक सीटी जो होता है उसमें उसकी इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फोटोन्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन डोज भी पेशेंट को ज़्यादा जा रहा है। लेकिन वहीं यदि हम डोज कम कर देते हैं, तो लो डोज सीटी करते हैं, तो नॉइजी इमेज हो जाता है। तो नॉइज का रोल प्ले होगा, क्योंकि वहां पे आपने नेग्लेक्ट कर दिया उसके रैंडम और स्टोकास्टिक नेचर को। तो इसलिए अलजेब्राइक मेथड जो आप यूज करेंगे, वहां का रिजल्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मतलब डायग्नोस्टिक सिटी में दिक्कत नहीं आएगी। डायग्नोस्टिक सिटी में अलजेब्राइक रिकंस्ट्रक्शन मेथड भी इटरेटिव यूज करोगे, तब भी आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, बिकॉज वहां पे फोटोन स्टैटिस्टिक्स अच्छी है, और वो एजम्पशन जो है इसका कि नॉइजलेस लीनियर सिस्टम, वो वहां पे वैलिड हो जाता है। मतलब जितना ज्यादा अच्छा काउंट होगा, वहां पे नॉइज कम होता जाएगा। तो जितना क्लोज टू द एजम्पशन हम होंगे, उतना ही बेहतर हमें जो है इमेज मिलेगा। करेक्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेट और लो डोज सीटी, द रिलेटिव फ्लक्चुएशन कैन बी रेलिवेंट, क्योंकि वहां पे लो डोज सीटी में आएगा, हाँ, और पेट में भी, राइट, पेट में भी उतनी एक्टिविटी आप दे नहीं सकते, तो वहां पर भी ये काउंट्स का प्रॉब्लम रहेगा। इन अदर वर्ड्स, दिस मीन्स दैट you will never acquire the same data twice even if experimental setup is exactly same। मतलब वही वाली बात कि सेम काउंट मिलता नहीं, सेम इमेज मिलेगा नहीं, स्टैटिस्टिकल नेचर है तो, राइट। इन दिस सिचुएशन, मॉडलिंग द स्टैटिस्टिकल नेचर ऑफ एक्वायर्ड डेटा कैन इंप्रूव द रिकंस्ट्रक्टेड इमेज क्वालिटी। वहीं स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स आर बिल्ट ऑन हाइपोथेसिस on
द डेटा प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, कि डेटा जो है किसी एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को वो क्या फॉलो करता है, टू बिल्ड ए लाइकलीहुड फंक्शन हुज मैक्सिमाइजेशन विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू द इमेज रिकंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम। मतलब स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम जो यूज होता है उसका हाइपोथेसिस किस हाइपोथेसिस से बेस्ट है, इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, कि जो हम डेटा एक्वायर कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, पहली चीज। तो यदि वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो हम लाइकलीहुड फंक्शन यूज करते हैं। अभी भी आरएसओ में भी देखा आपने लाइकलीहुड, राइट, और फिर उस फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं कि मैक्सिमम लाइकलीहुड कितना हो सकता है, राइट, ताकि हमें बेटर सॉल्यूशंस मिले या टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू द इमेज रिकंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम। तो क्या करते हैं, लाइकलीहुड मैक्सिमाइजेशन करते हैं कि इस जो भी सॉल्यूशन जो आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक्टिविटी आई उसकी मैक्सिमम लाइकलीहुड किसकी है, कितना काउंट आ सकता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी और प्रायर प्रोबेबिलिटी की बात यहीं पे आती है, जो बेस थ्योरम जो यूज कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे ये सारी चीजें यूज होती हैं, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी, और तब जाके उसको मैक्सिमाइज करते हैं, राइट, वो स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स में यूज होता है, करेक्ट। बोथ algebraic and statistical methods suffer from higher computational demand with respect to analytical method. This is due to the need to perform several iterations. क्यों? क्योंकि एक इटरेशन इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक में हमें सेवरल इटरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं सॉल्यूशंस निकालने के लिए, एंड ईच इन्वॉल्विंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोजेक्शन ऑपरेशंस। पहले हम फॉरवर्ड प्रोजेक्शन करते हैं, फिर बैकवर्ड प्रोजेक्शंस करते हैं, तो ये बार बार हमें करना पड़ता है, इसलिए इसमें कंप्यूटेशनल लोड जो है इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में ज्यादा है। दिस फोर्स्ड द रिसर्चर इनटू ए स्पेस लिमिटेड ट्रेड ऑफ that limited the application of this method before the last 2 decades। मतलब लास्ट 2 डिकेड्स की जो बात कर रहे हैं जब भी ऑथर ने, मतलब आज से करीब करीब 20 वाकई में 20-25 साल पहले जितना कंप्यूटेशनल पावर आज चिप है, जितना सस्ता है, वो उतना कंप्यूटर सस्ते नहीं होते थे। जब हम लोग पीएचडी कर रहे थे तो उस समय मतलब मेमोरी जो थी वो किलो बाइट में आती थी, किलो बाइट में, समझ गए। कंप्यूटर उतने फास्ट नहीं होते थे, बट अब कंप्यूटर जो है वो फास्ट हो चुके हैं, राइट। तो इसलिए इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन, पैरेलल कंप्यूटिंग आ गया, जीपीयू आ गया। जैसे ये जिस लैपटॉप पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये गेमिंग लैपटॉप है जिसमें मल्टी प्रोसेसर लगे हुए, जीपीयू है, राइट। तो ये इस पे फास्ट प्रोसेसिंग हो सकती है, राइट। तो इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक यदि हमें इम्प्लीमेंट करना हो, राइट, तो इट बिकम्स इजी। इसलिए अब रिसर्च इसमें ज्यादा हो रहे हैं और लोग ज्यादा इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को यूज करने वाले हैं और करते हैं। ठीक है, बस यहीं पर रुकते हैं, बाकी आगे का प्रिलिमिनरी हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर टोमोग्राफी, पेट और बेसिक के बारे में इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक वी विल स्टॉप इट हियर, राइट। ओके, ओके ज्योति।